हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और वर्ण विचार को अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो वर्ण विचार है ये हिंदी व्याकरण में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके जितने भी परीक्षा होते हैं जिसमें आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें हम वर्ण विचार में जो है स्वर है ना, स्वर, व्यंजन, व्यंजन हो गया आपका। इसके अलावा आपका अक्षर है ना, अक्षर क्या होता है, वर्तनी है ना, वर्तनी, काल, काल हो गया आपका। उसके बाद संधि, इन सब के बारे में जो है एक एक करके सारे को पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो वर्ण विचार जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर से करिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल में इसी तरह से जो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वर्ण विचार को अच्छे से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वर्ण है ना, वर्ण का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, है ना, जो कुछ भी बोलते हैं या जो कुछ भी सुनते हैं वे अनेक प्रकार की हमको क्या मिलती है, ध्वनि मिलती है ना। क्या मिलती है, ध्वनि। ध्वनि क्या है, निकलती है। हम जो कुछ भी बोलते हैं या फिर हम अपने कानों से सुनते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की क्या है, साउंड निकलती है, ध्वनि निकलती है। ये ध्वनि ही क्या बनाती है, आपकी वर्ण बनाती है। क्या बनाती है, वर्ण बनाती है। और इन वर्ण के मिलने से ही क्या बनते हैं, आपके शब्द बनते हैं, वर्ड बनते हैं ना। इन वर्ण के मिलने से शब्द बनते हैं और शब्द से मिलकर हमारा वाक्य बनता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि जो हम बोलते हैं या फिर जो हम सुनते हैं उससे हमें क्या मिलती है, ध्वनि निकलती है। और ध्वनियों के मेल होने से क्या बनता है, वर्ण बनता है। और वर्ण के मेल होने से हमें शब्द का निर्माण होता है और शब्दों को आपस में जोड़कर ही हम क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वर्ण, वर्ण के बारे में आप समझ गए होंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं ना, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, हैं ना, जिसको हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, हैं ना। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या फिर टुकड़े हम नहीं कर सकते, उन्हें पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है आपका, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना। भाषा की जो है, लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, यूनिट होती है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा वर्ण, है ना। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये आपका अनार का आ है ना, ये अनार का आ, आम का आ, इमली का ई और ईक के ई। इसी तरह से आपके सभी वर्णमाला दिए गए हैं ना। तो ये सभी जो क्या है, ये आपके वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। इसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, है ना। क्या आप इस अ को दो भाग में बांट सकते हैं, क्या नहीं बांट सकते। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और यही जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना भाई। इससे छोटी इकाई और कोई हो सकती है क्या। तो यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या हो जाएगी, अ, यानी कि वर्ण। वर्ण को हम क्या कहेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और यह जो है मूल ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसके हम खंड या फिर टुकड़ों में इसे हम नहीं बांट सकते। जैसे कि हम आगे उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पे आप अच्छे से समझ जाएंगे। उदाहरण के लिए, राम में 4 मूल ध्वनियाँ हैं। राम में कितनी ध्वनियाँ हैं, 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे कि ये आपका रा हो गया, है ना, राम। इस तरीके से राम है। तो अगर आप इसका उच्चारण करेंगे, है ना, आप इसे उच्चारित करेंगे तो आपका रा, धन आ, उसके बाद धन म, और जो हो गया धन आ, है ना। तो इस तरीके से 4, है ना, 4 मूल ध्वनियाँ मिल करके क्या बनाई,
दो जो है आपके राम को शब्द बनाए, है ना, चार मूल ध्वनियां मिल करके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, दो अक्षर बना रहे हैं ना। राम, राम जो है कितने अक्षरों से मिलकर बना है, तो राम दो अक्षरों से, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राम जो है यहाँ पे दो अक्षर है ना, कितने अक्षर, दो अक्षर हैं, और कितने वर्ण हैं, तो यहाँ पे चार जो है वर्ण है ना। तो राम जो है वो चार वर्णों से मिलकर बना है, और उसमें कितने अक्षर हैं, दो अक्षर हैं, है ना। इनके हम, जिनमें ये वर्ण है, इसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये आप समझ गए होंगे कि राम में कितनी मूल ध्वनियां हैं, चार मूल ध्वनियां है ना, जिसे हम वर्ण कह रहे हैं, और राम जो है दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है जिनको आप ध्यान दीजिएगा। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि क्या है, शब्दों को बनाने की एक आधारशिला है ना, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं कर सकते, है ना भाई, जिसके बिना हम शब्द का निर्माण नहीं कर सकते। ध्वनि से ही क्या बन रहा है, शब्द बन रहा है, और शब्द से ही क्या बन रहे हैं, आपके वाक्य बन रहे हैं। तो हम ध्वनि की क्या है, शब्दों की आधारशिला है, इसके बिना हम शब्द की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि जब मनुष्य जो है किसी वर्ण को बोलता है ना, किसी, जब कोई ध्वनि निकालता है, तभी तो हम उसे वर्ण के रूप में क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं, है ना। तो वही क्या है हमारी, ये ध्वनि जो होती है शब्दों की आधारशिला होती है। दूसरा पॉइंट है आपका, ध्वनि बोलने व सुनने के लिए प्रयोग होती है। सही बात है भाई, ध्वनि को क्या है, हम बोलते हैं, और सुनने के लिए ही हम क्या करते हैं, उसे प्रयोग करते हैं। जबकि जो वर्ण है ना, जबकि वर्ण लिखने व पढ़ने में प्रयोग होता है ना भाई, जिसे हम वर्ण क्या है, लिखने के लिए, जैसे अनार किया, इसको हम लिख रहे हैं, है ना, और पढ़ने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ये है आपका वर्णमाला, है ना। तो वर्णमाला क्या होता है जानते हैं, चलिए। वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं ना। वर्णों के जो वर्ण, जो अभी हमने पढ़ा वर्ण, है ना, उन वर्णों के क्रमिक या फिर उनको व्यवस्थित समूह में अगर हम उसे रख दें तो उसे हम वर्णमाला कहेंगे, है ना। तो वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में क्या है, लिखी और पढ़ी जाती है ना। हिंदी जो है हमारी क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है। अगला पॉइंट है, हिंदी में भाषा के कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी में भाषा के कुल कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी में भाषा के कुल कितने वर्ण हैं, या फिर हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। तो याद रखिएगा 52 जो है हिंदी में कुल वर्ण होते हैं, जिन्हें हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, है ना, बांटते हैं। चलिए यहाँ पे स्वर, जिसमें स्वर की संख्या, जिसमें स्वर जो है आपके कितने हैं, 11 है ना। कुल 52 है, जिसमें से आपके स्वर, है ना, स्वर कितने हैं आपके 11, और व्यंजन जो है वो कितने हैं, तो व्यंजन है आपके यहाँ पे 35। कितने हैं, 35 है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपके हो गए स्वर, हो गए 11, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं आयोगवाह। आयोगवाह कितने हैं, 2 हैं। व्यंजन, या इन्हें को हम मूल व्यंजन भी कहते हैं ना, व्यंजन या फिर मूल व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है, 35। तथा संयुक्त व्यंजन, है ना, जो संयुक्त व्यंजन है उनकी संख्या जो है कितनी है, 4 है। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला था आपका स्वर, कितने हैं, स्वर 11 होते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ना कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है ना, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो क्या है 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। जैसे अनार के आ, आम के आ हो गया, इमली के ई, ईक के ई, उल्लू के ऊ, ऊन के ऊ, है ना, ऋषि मुनि का री, एड़ी के, ऐना के, ओखली का ओ, और औरत के ओ। तो ये जो होते हैं पूरे आपके 11 जो हैं क्या है, आपके स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है आपका आयोगवाह, है ना। तो आयोगवाह में आपके आते हैं 2, है ना। तो आयोगवाह में पहला जो है आपका अनुस्वार, है ना।
अनुस्वार जिसे हम अम की बिंदु से, है ना, अम की बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से अम की बिंदु से, है ना। और दूसरा है आपका विसर्ग, है ना, विसर्ग जिसे आहा की बिंदु से, है ना, इस तरीके से आपका आहा वाले चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो आयोग वह कितने होते हैं? आयोग वह आपके होते हैं दो। कौन कौन से? अम और आहा, है ना। अम और आहा जो होते हैं आपके आयोग वह के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अम जो होता है वो अनुस्वार के लिए और आहा जो है आपका विसर्ग के लिए जो है आपको यहाँ पे बताया जाता है। अगला है आपका यहाँ पे मूल व्यंजन, या फिर इसी को हम व्यंजन भी कहते हैं, जिनकी संख्या जो है कितनी है? टोटल है आपकी 35, है ना। मूल व्यंजनों की संख्या है आपकी यहाँ पे 35, जिसमें से 25 जो है आपके स्पर्श व्यंजन, है ना। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मूल व्यंजनों में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन में आपके 25 जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं 25 स्पर्श व्यंजनों के, है ना। तो पहला है आपका क वर्ग। कौन सा वर्ग? क वर्ग। तो क वर्ग में जो होते हैं वो आपके यहाँ पे 5 स्पर्श व्यंजन दिए गए हैं ना, जिसमें कबूतर का क, खरगोश का ख, गमला का ग, घड़ी का घ और अंगा, है ना। तो ये जो होते हैं ये क्या है आपके क वर्ग में 5 जो है आपके व्यंजन दिए गए हैं ना। दूसरा है आपका च वर्ग। च वर्ग में भी आपके 5 स्पर्श व्यंजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चम्मच, है ना, चम्मच का च, छतरी का छ, है ना, जहाज का जा, झंडा का जा और या, ये तो ये भी आपके च वर्ग के अंतर्गत आते हैं ना। इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये पूछे जाते हैं ना कि क वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, च वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं करके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इनको आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद करिएगा। अगला जो है आपका यहाँ पे ट वर्ग। तो ट वर्ग में आपके आते हैं टमाटर का ट, ठठेरा का ठा, डमरू का डा, ढक्कन का ढा और बाण का ना। तो ये आपके ट वर्ग में भी 5 आते हैं ना। तो ये 5 हो गए क वर्ग के, 5 च वर्ग के और 5 जो हो गए आपके ट वर्ग के। तो ये हो गए आपके यहाँ पे 15, है ना। आगे देखते हैं, तो आगे है आपका ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 जो है आपके वर्ण है ना। तो यहाँ पे हो गया त, थ, द, ध और न। तो ये भी आपके क्या है? त वर्ग के जो है व्यंजन है, जो कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ना। इसी तरीके से आपके प वर्ग में भी आपके क्या है? 5 स्पर्श व्यंजन है, जैसे कि प हो गया, फ, ब, भ और म। ये भी आपके क्या है? स्पर्श व्यंजन है, जो कि आपके प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो कुल हो गए आपके यहाँ पे 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है यहाँ पे हो गई। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। अगला है आपका यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन, है ना। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो आपके 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल और व, है ना। य, र, ल, व जो होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों इनको हम बाकी बाद में जो है पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, है ना। अभी आप जो है इनको ओवरव्यू ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी हम आपको सिलेबस में जो है उसके हिसाब से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो अभी आप इसको समझिएगा, आगे हम इसके पूरे डिटेल से समझाएंगे। तो यहाँ पे आपका अंतस्थ व्यंजन जो है 4 आते हैं ना। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, जिसमें आपका हो गया य, र, ल और व। तो इसको आप याद रखिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन निम्न में से कौन सा होगा। तो आप याद रखिए य, र, ल, व, है ना। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपका 1 नंबर जो है मिल जाएगा। अगला जो है आपका यहाँ पे है ऊष्म व्यंजन, है ना। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी है आपकी 4, जिसमें आपका श, श, स और ह, जितने भी स हैं वो आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और एक हो गया आपका हलवई का ह या हल का ह, है ना। तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म यानी कि ऊष्मा, है ना, हीट। तो आप याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन में आपका
शक्कर का सा, सरोता का सा, षटकोण का सा और हलवाई का हा। तो ये सभी जो है आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका यहाँ पे द्विगुण व्यंजन, है ना, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन नाम से ही पता चल रहा है, द्विगुण व्यंजन यानी कि दो जो व्यंजन होंगे हैं, दो वर्ण व्यंजन, जिसमें आपका डमरू का ढा और ढक्कन का ढा, है ना। तो द्विगुण व्यंजन में आपके डमरू का ढा और ढक्कन के ढा, डमरू के ढा हो गया और ढक्कन के ढा, ये क्या है आपके द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका यहाँ पे संयुक्त व्यंजन, है ना। तो संयुक्त व्यंजन में आपके 4 वर्ण आते हैं, जैसे छतरी का छा, त्रिशूल का त्रा, ग्रैनी का गा और श्रवण का सा। तो संयुक्त व्यंजन में आपके कितने वर्ण आते हैं? तो 4 वर्ण जो है आपके संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो इसे भी आप ध्यान जरूर दीजिएगा। इस तरीके से आप अगर सभी को जोड़ेंगे, जिसमें आपके कितने थे 35 जो है आपके मूल व्यंजन होते हैं ना, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। तो इसमें 25 जो हो गए आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, कितने 25 स्पर्श व्यंजन, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए और 4 जो है आपके ऊष्म व्यंजन, है ना, ऊष्म व्यंजन हो गए और 2 जो हो गए क्या हो गए आपके द्विगुण व्यंजन। तो ये हो गए आपके 29 और 6 कितने हो गए 29, 30 और 5 35। तो इस तरीके से आपके कितने हो गए, ये आपके टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके यहाँ पे 29 और 6, है ना, 29 और 6 30 5 35। तो 35 जो हो गए आपके यहाँ पे व्यंजन हो गए, है ना। तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। और जो है वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है अगर पूछा जाए, तो 52 जो होती है वो वर्णों की संख्या होती है। अगला देखते हैं यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है, इनको आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। परंपरागत रूप या लेखन की दृष्टिकोण से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि परंपरागत रूप से या लेखन की दृष्टि से, है ना, पूछा गया था कि परंपरागत रूप से जो है स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है ना। तो ऑप्शन में 11 भी दिया गया था और 13 भी दिया गया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परंपरागत रूप से जो है स्वरों की संख्या 13 मानी गई है ना। 11 स्वर तो होते ही हैं, साथ ही इसमें क्या है द्विगुण व्यंजन, एक तो था सॉरी, है ना, यहाँ पे आयोगवाह, क्या है आपके आयोगवाह, है ना, आयोगवाह, जिसमें आपके अम और आहा इन दोनों को शामिल कर लिया गया। तो परंपरागत रूप से जो स्वरों की संख्या है वो कितनी हो गई 13 हो गई, है ना। 11 में 2 को और जोड़ दिया गया तो 13 जो है स्वरों की संख्या हो गई, जिसमें अम और आहा आयोगवाह को भी शामिल कर लिया गया। अगला जो है आपका यहाँ पे परंपरागत रूप से व्यंजनों, है ना, मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है 33 मानी गई। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो है व्यंजनों की संख्या कितनी है 35, और यहाँ पे लिखा है परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई, है ना। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें से आपको 2 व्यंजनों को निकाल देना है ना, जिसमें आपके द्विगुण व्यंजन, कौन से द्विगुण व्यंजन, जो कि आपके थे डमरू के डा और ढक्कन का ढा। तो ये 2 व्यंजनों को आप जो है बाहर निकाल देंगे तो बचे हुए जो व्यंजन हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या मानी गई है ना। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे द्विगुण व्यंजन में, द्विगुण व्यंजन है ना, जिसमें द्विगुण व्यंजन को शामिल नहीं किया गया है ना। इस पॉइंट को अभी हमने आपको समझाया कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है 33 मानी गई है, जिसमें द्विगुण व्यंजन, है ना, डमरू के ढा और ढक्कन के ढा को शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरीके से जो है वो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है 33 मानी गई है। याद रखिएगा कि जो मूल व्यंजन होते हैं ना, जो मूल व्यंजन है उन्हीं को क्या कहा जाता है, व्यंजन वर्ण कहा जाता है ना। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर से याद रखिएगा। तो ये थी दोस्तों आपके
वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है ना, जिसमें हमने आपको क्या है वर्ण क्या होता है इसके बारे में समझाने की कोशिश की, वर्णमाला और जो है हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन को हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। इसके आगे के पार्ट हम बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम पूरे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।